नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर में जिन 5 खबरों को लेकर हम बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख लीजिए। हम बात करेंगे पहली खबर में, आखिर क्यों मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्राइवेट बस ऑपरेटर नाराज हुए और सरकार को चेतावनी दे दी गई है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे बालाघाट जिले से, जहां पोस्टमार्टम के लिए भी स्वास्थ्यकर्मी रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गए। तीसरी खबर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से, जहां अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में आए दिन हत्या, लूट और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। चौथी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से है, जहां शराब के नशे में युवक तमंचे पर डिस्को करता नजर आया। पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला बस मालिकों की चेतावनी से। लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट टैक्स माफी प्रस्ताव मानने के बाद अब मध्य प्रदेश प्राइवेट मोटर मालिक एसोसिएशन ने सरकार को यात्री बसों को किराया बढ़ाने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश प्राइवेट मोटर मालिक एसोसिएशन की तरफ से परिवहन विभाग और सीएम कार्यालय को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने ट्रांसपोर्ट टैक्स माफी प्रस्ताव मंजूर करने के साथ किराया समिति के प्रस्तावित किराया वृद्धि पर जल्द फैसला लेने का ऐलान किया था, लेकिन किराया वृद्धि के मामले में फैसला नहीं लिया जा सका। प्राइवेट मोटर मालिक एसोसिएशन का कहना है कि भोपाल सहित मध्य प्रदेश में 30,000 से ज्यादा यात्री बसों का संचालन हो रहा है। लॉकडाउन के बाद यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसके चलते प्राइवेट मोटर मालिक डीजल ड्राइवर, कंडक्टर का वेतन और इंश्योरेंस के लिए अतिरिक्त राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट मोटर मालिक एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसपोर्ट टैक्स माफी के साथ सरकार को किराया वृद्धि करना और इंश्योरेंस की तारीख में इजाफा करना भी जरूरी है। तो बस ऑपरेटर्स ने एक बार फिर हड़ताल का रुख अख्तियार कर लिया है। उनका कहना है कि पहले जो टैक्स माफ हुआ था उसके बाद उस वक्त ये बात उनकी तरफ से रखी गई थी कि जब यात्री कम होंगे, पैसेंजर्स कम होंगे तो भला बस चलाने का खर्चा कैसे निकलेगा। अब यही दोबारा उनकी मांग है कि जो किराया है, जो भाड़ा है वो बढ़ा दिया जाए। लेकिन भाड़ा सरकार इसलिए भी नहीं बढ़ाना चाहती, एक तो चुनावी माहौल है, आम जनता को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना चाहती सरकार, और ऐसे में अगर किराया बढ़ जाता है तो सीधा सीधा आम जनता, मिडिल क्लास वर्ग पर इसका फर्क पड़ेगा, और इसलिए सरकार ये कदम फिलहाल तो उठाने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये जो हड़ताल ऑपरेटर्स की है, इसका असर कितना सरकार पर पड़ने वाला है, क्या वाकई किराया बढ़ेगा बस का, या अभी टाल दिया जाएगा, आने वाले समय में एक बार फिर इस बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि बसों के पहिए जो है मध्य प्रदेश में थमे हुए हैं। जो टैक्सेस हैं वो माफ करने के बाद भी ऑपरेटर्स का कहना है कि हमने बस चलाकर देखी भी, इतने यात्री नहीं मिल रहे हैं जितने पहले मिला करते थे। और अब तो हालात ये हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यानी एक बस में क्षमता अगर 50 लोगों की बिठाने की है तो वहाँ 25 लोग बैठेंगे, और 25 लोगों में बस का डीजल का खर्चा ही प्रॉपर नहीं निकल पाएगा, तो भला कैसे बसों को चलाया जा सकता है। और इसी को लेकर हड़ताल पर हैं बस ऑपरेटर्स, बस संचालक। लेकिन ऐसे में क्या बस के पहिए यूं ही थमे रहेंगे, यूं ही खड़ी रहेगी बस? क्योंकि इससे पहले भी जब हम इस मामले में चर्चा कर रहे थे तो खबर कुछ इस तरह भी थी कि बस संचालकों ने, बस ऑपरेटर्स ने अपने परमिट तक सरेंडर करना आरटीओ कार्यालय में शुरू कर दिए हैं, क्योंकि परमिट का जो अमाउंट है आरटीओ में वो महीने की शुरुआत में ही देना होता है, तब जाके आप पूरा महीना अपनी बस चला सकते हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बसेस से खर्चा नहीं निकाल पाएंगे तो परमिट तक सरेंडर किए। अब ये हड़ताल लगातार जारी है, 30,000 से ज्यादा यात्री बसों का संचालन रुक गया है, खड़ी हो गई है बसेस। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। लगातार हड़ताल एक बार फिर से शुरू हो गई है बस ऑपरेटर्स के सर, और उनका कहना है कि बसें चलाएं कैसे, किराया तक नहीं निकल रहा है प्रॉपरली, डीजल का फ्यूल का पैसा नहीं निकल रहा है, सैलरी कैसे देंगे वो। लगातार हड़ताल जारी है, लेकिन इसमें फिर एक बार आम आदमी पिस रहा है जो इन्हीं बसों के सहारे आना जाना करता था। देखिए पारुल जी,
बस ऑपरेटर्स ने जब लॉकडाउन में बसें खड़ी हो गई थी तो सरकार ने उस दौरान इनको जो है बस ऑपरेटर्स ने जो डिमांड की थी, तो एक मांग इनकी मान ली थी सरकार ने। इन्हें कहा था कि उतने समय जब बसें खड़ी नहीं तब के टैक्स में उनको माफ किया जाए। तो जी। सरकार ने वो इनकी मांग ली थी। और उसके बाद चूंकि अनलॉक के फेज में पूरा देश लगातार आवागमन चल रहे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ नई सुविधाएं लोगों जनता को लेकर बढ़ रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यात्री सुविधा यदि है तो यात्री आवागमन कर रहे हैं, तो बस उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है उसकी कुछ छूट शायद उनको भारी पड़ रही होगी, ऐसा है। लेकिन ये एक तरीके से ये कहना चाहिए कि बस ऑपरेटर जो है, चूंकि प्रदेश सरकार उपचुनाव में है, तो एक तरीके से दबाव बनाकर और ज्यादा सहूलियत वो पाना चाहते हैं। इस दौरान ये जरूर है कि स्वाभाविक तौर पर लॉकडाउन के बाद हम देखें तो डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। क्योंकि बसों में पूरी सवारी वो नहीं बैठा सकते, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी जो आमदनी है उसमें कुछ ना कुछ कमी आई हुई। तो सरकार को जो इनके ऑपरेटर्स के बारे में भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आम जनता की सुविधा के लिए बसें चल रही हैं। बिल्कुल। सरकार, ये कोई बस ऑपरेटर पूरी तरह अपने फायदे के लिए बसें नहीं चला रहे हैं। उनकी बसों से आवागमन करके यात्रियों को इस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम होता है। तो सरकार इस स्तर पर भी विचार करेगी इनकी मांग को। अभी उन्हें अल्टीमेटम दिया है, 15 तारीख तक का समय दिया है, तो हो सकता है इस बीच में अधिकारी या प्रशासन के लोग उनके साथ चर्चा करें और कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालने की कोशिश सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन सर, रास्ता भी निकाला जाता है तो वो होगा किराया वृद्धि, और किराया वृद्धि होती है तो आम आदमी फिर एक बार वहीं परेशान, क्योंकि सैलरी तो उसको उतनी ही मिल रही है, और किराए भाड़े में अगर वो ज्यादा पैसा लगा देता है तो फिर उसे बचता ही क्या है। बिल्कुल पारुल, ये समस्या तो आम जनता के सिर पर ही आनी है। यदि किराया बढ़ाने की बात आती है तो जनता पर ही इसका लोड पड़ेगा। इसका एक रास्ता वही निकल सकता है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के पहले या कोरोना के पहले जो बसें चलती थी, जिस तरीके से ट्रेन हवाई यातायात में सरकार ने कहा है कि बीच की जो सीट खाली रखने का पहले प्रावधान किया गया था, तो उसको हटा दिया गया है कि वो मास्क हर आदमी के लिए कंपलसरी कर दें। सैनिटाइजेशन हर आदमी कर बैठे, बस में एक सैनिटाइजर की शीशी रख दी जाए कि वो लोग सैनिटाइज होकर वहां पर हाथ सैनिटाइज करके बैठे। तो इस तरीके के प्रबंध किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि चूंकि गंभीर मसला है, आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है, और अभी सरकार जनता पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डालना देना चाहती, तो कुछ ना कुछ इसके बारे में सरकार और ज्यादा सहूलियत या डीजल सब्सिडी देने जैसी कोई कदम उठा सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पटेरिया जी। तो साफ है कि सरकार आम जनता पर किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहती, किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती, और इसीलिए सरकार को फिलहाल इस मामले में सोचना तो होगा, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ, और दूसरा बस संचालकों को भी किसी तरह का नुकसान ना हो तो बीच का रास्ता अख्तियार करना होगा। लेकिन वो होगा क्या, ये भी समस्या है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी और कालाबाजारी की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि अब कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स बनकर सामने आए स्वास्थ्यकर्मी भी इसकी जद में आने लगे हैं, और उपचार तो ठीक, पोस्टमार्टम के लिए भी रिश्वत की मांग करने लगे हैं। जी हाँ, बालाघाट का लालबर्रा सरकारी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मचारी शव का पोस्टमार्टम करने के एवज में परिजनों से 1000 रुपए मांग रहा है। जानकारी के मुताबिक चीचगांव साल्हे में एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लालबर्रा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा था, जहां शव विच्छेदन करने वाले स्वास्थ्यकर्मी ने मृतक के परिजनों से 1000 रुपए की डिमांड की, लेकिन पैसे के लेन देन का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सीएमएचओ ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मैं भी नगर पालिका में छूँ बालाघाट। अब आपके समाज तो मेरे से पूरी जुड़ी हुई रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ी हुई रहती, लेकिन थोड़ा सा कुछ कम कर दो। अब गरीब आदमी एक तो बड़े मुश्किल से बॉडी लेकर के आया यहाँ तक के। ठीक है ना भैया, करवा दो यार। अरे तुम्हारे यहाँ काका तर तू रात दिन देखता है, जानता है, पर अब ऐसा है कर्म का चक्कर। एक हुआ वो लाओ पीने का, और ये और वो गिलास। ठीक है ना, अब अपनी कार्रवाई करो आप। मैं पूरा कंप्लीट। ठीक है, गलती अपनी भी है, नहीं आप कुछ नहीं कर इनने सकते, अपना दिमाग लगाए ना। उनमें डॉक्टर साहब की थोड़ी सी गलती है। ये कब से नहीं तो डॉक्टर साहब भी क्या करें यार, उन्हें भी पता चाहिए भाई, ऊपर अधिकारी को पता चाहिए कि ये कंडीशन है। वो तो ऐसा है कि अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बिल्कुल गलत हुआ है, और ऐसा कम से कम फिर मृतक के परिवार से इस प्रकार के प्रश्न करने से मैं बीएमओ लालबागा को तत्काल इसकी जांच कराने हेतु आदेशित करूँगा, और जो भी तथ्य सामने लाए जाएंगे उसके बाद की कार्रवाई की जाएगी। तो रिश्वत लीजिए, कम से कम मरने वाले के लिए तो नहीं।
इंसानियत तो यही कहती है, लेकिन क्या करें, लोगों की जेब इतनी खाली है कि लोगों को किसी के मरने के बाद पोस्टमार्टम में भी, खासतौर पर स्वास्थ्यकर्मी की अगर बात की जाए जिसका वीडियो भी सामने आया है, उन्हें अपनी जेब भरनी है, वो भी पोस्टमार्टम के लिए। अमित संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, जो ये वीडियो है सामने निकल कर आया है स्वास्थ्यकर्मी का, जिन्हें इन दिनों हम वॉरियर्स कह रहे हैं, और ये वॉरियर्स जो है अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए तो कम से कम पैसे ना डिमांड कीजिए। इतना हद तक रिश्वतखोरी का काम चल रहा है कि समझ नहीं आता कि आखिर किस जगह पर जाकर ये रिश्वतखोरी के मामले रुकेंगे। अमित, ये बात तो सही है, लेकिन ये मामला काफी गंभीर रूप से देखा जा रहा है कि मृतक के परिजनों से 1000 रुपए की मांग की जा रही थी यहाँ पे, जिसे किसी अगले व्यक्ति ने वीडियो बना के उसको वायरल किया, जो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके रिलेटेड हमारी बात हुई, अपने CMHO से बात भी हुई, तो उन्होंने बताया कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे करके ये बातें निकल कर आ रही है। अब कार्रवाई करने के लिए कह तो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी इसका फिलहाल कार्रवाई का कोई जवाब निश्चित नहीं। इनकी लापरवाही समझ में आती है। स्वास्थ्यकर्मी जो है यहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। लालबर अंतर्गत में कई सारे ऐसे मामले हैं जो कई बार ऐसा होता है और बिल्कुल लापरवाही बताई जा रही है यहाँ पे। और कई बार ऐसा किसी भी केसों में यहाँ पे होता है कि बातें होती है, लेकिन कार्रवाई की बात होती है और कार्रवाई टाइम पे नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसे लोग, स्वास्थ्य कर्मचारी खास तौर पर जो इस वक्त जिनका काम बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद ज़रूरी है कि वो ईमानदारी से अपना काम करें, अगर वही रिश्वतखोरी पर उतर आए हैं तो बाकी जगहों पर, बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी, इन्हें सरकार से भी पगार मिलती है, उसके बाद भी इनकी भूख खत्म नहीं हो रही। ये तो हर जगह का यही हाल है। मैं बताऊं मैं आपको कि क्या होता है कि यहाँ पर इनको अधिक से अधिक पैसे की मांग चाहिए रहती है। गवर्नमेंट से पैसा मिलता है इनको, उसके बावजूद भी ये अधिक से घूस लेने की इनकी आदत बनी हुई है। कई बार इन पे कार्रवाई भी की जाती है तो कुछ समय बाद कुछ नहीं होता, फिर अगला कर्मचारी जो भी आता है वो भी यही काम करता है। ये भ्रष्टाचार जो है खत्म ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित। इस वीडियो में इस बात का तो पता चलता ही है कि रिश्वतखोरी, कालाबाजारी इस हद तक बढ़ गई है कि मरने के बाद शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भी स्वास्थ्यकर्मी रिश्वत मांग रहा है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले से आए दिन हत्या, मारपीट और लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही 2 घटनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पहली घटना संयुक्तगंज इलाके की है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या की तस्वीरें बिल्डिंग में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे दुकान के बाहर सो रही महिला की आरोपी हत्या कर रहा है। हालांकि CCTV में नजर आ रही हत्याकांड की तस्वीरें आपको विचलित जरूर करेंगी, लेकिन सत्य दिखाना हमारा मकसद है। दूसरी तस्वीर लसूड़िया थाना क्षेत्र की है, जहां छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में हमें विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। ये पूरी घटना भी CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और लोगों से मारपीट भी की है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर पुलिस अपराध पर लगाम कब तक लगा पाएगी। तो ये तस्वीरें देखिए। दूसरी जो घटना हमने आपको बताई कि 2 पक्षों में विवाद हो गया था और दोनों पक्षों ने आपस में खूब मारपीट की है, उत्पात भी मचाया है एक पक्ष ने। लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये वीडियो, और ये पहली घटना जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि एक महिला को किस तरह से पीटा गया है। दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरा में ये तस्वीर निकलकर सामने आई है और किस तरह से उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। ये तस्वीर साफ बताती है कि इंदौर, आर्थिक राजधानी मिनी मुंबई, अब अपराध की ओर आगे बढ़ रहा है। संवाददाता सचिन फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस मामले में अधिकारी और वहां मौजूद लोगों का और क्या कुछ कहना है वो सुनिए। हमारे घर के सामने मकान बन रहा है, जो ठेकेदार है देवकरण करके, वो और उसका बालक दारू पीकर आया था। मोहल्ले में लेडीज़ों के संग हरकतें कर रहा था और वाद विवाद कर रहा था। उसको समझाया तो उन्हें फ़ोन करके 15-20 जने बुलवा लिए, जिन्होंने पूरे कॉलोनी में हमला करा, सब गाड़ियाँ फोड़ दी और भग गए। उसके बाद 3 से 4 जनों को चोट आई है सर। 114 में खालसा चौराहे पे गाड़ी के एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें मारपीट हुई है और संदीप साहू ने थाने पे रिपोर्ट लिखाई है
जिसमें ठेकेदार देवकरण, सचिन और लोडिंग रिक्शा का चालक इनके नाम आए हैं। एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और अपराध कायम कर लिया गया है। ये घटना वापना चौक बीसी चैम्बर के सामने की है, जहाँ से एक आरक्षक, थाने का आरक्षक लेकर आया था एमवाय में। तो पीएम के लिए मैंने सारे फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर दिए हैं। आगे रिपोर्ट देखते हैं कैसी क्या है। कितनी उम्र है महिला की 45 साल के आसपास है और महिला अज्ञात है। उसका नाम वगैरह तो अभी कुछ भी नहीं पता चला, एड्रेस भी नहीं पता। चोट कहाँ लगी है? चोट उसको सिर पर है, पूरा सिर लहूलुहान है और सेंटर में, माथे पर सेंटर में भी चोट है, गहरी चोट है। तो पत्थर वगैरह घुसा हुआ था? हाँ, पत्थर जैसा लग रहा है, देखने में तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा। अपराध बढ़ रहा है इंदौर में, और इंदौर जिससे सफाई के मामले में तमगा हासिल है कि स्वच्छ शहर है, और उसके बाद अपराध के मामले में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इंदौर में अधिकारी। सचिन संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बताएंगे कि आखिर इस घटना के बारे में भी बताएंगे और क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा क्राइम इंदौर में। सचिन जी, पारुल, बताना चाहूंगा कि ये घटना जो जिस तरीके से सामने सीसीटीवी आया, पहली हत्या की घटना, उसके बाद देर रात में छेड़ाछाड़ी को लेके आपसी में विवाद, मैं इस पे यही है कि ओवरऑल ये है, इसके पहले भी 7 दिन पहले भी 24 घंटे के अंतराल करीब 3 हत्याएं हो चुकी थी आपसी विवाद में। उसके बाद फिर ये सब इस तरीके की घटना सामने आई है और अभी तक क्राइम कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक राजधानी इंदौर मध्य प्रदेश की कहा गया है, वैसे ही अपराधों की राजधानी भी बनता ही जा रहा है, क्योंकि मिनी मुंबई इसको पहले ही बोला जाता है। और इसका कारण अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रहा कि क्या है जो इस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, या इंसान के अंदर पेशेंस बोलते हैं, जिसको सब्र बोलते हैं, वो नहीं है। क्योंकि छोटी छोटी बात पे विवाद होना, जैसे कल महिला की जो हत्या हुई जिसमें सीसीटीवी सामने आया, उसमें भी सिर्फ सोने की बात को लेके विवाद सामने अभी तक कहानी आई है कि सोने की जगह को लेके जो शायद महिला का विवाद हुआ है और उसी बात को लेके इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। जी, लेकिन ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन इस मामले में नाकामयाब दिखाई दे रहा है? सचिन, क्यों नहीं रुक रहा क्राइम यहाँ पे? आपने बताया 7 दिन पहले भी 3 घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं और अब ये 2 घटनाएं। जी, मैं बताना चाहूंगा, जबकि यहाँ पे आईजी नए आए हैं यहाँ पे देशमुख जी, और उन्होंने आते से आदेश दिया था कि रात को 8 बजे से 12 बजे तक टोटल पुलिस का स्टाफ टोटल सड़कों पे रहेगा, चेकिंग करेगा। साथ में थाना प्रभारियों को भी आदेश दिए गए थे कि आप भी रात को चेकिंग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने आ ही रही है। कुछ भी हो जाए, इनको कितनी समझाइश दी जाए पुलिस डिपार्टमेंट को, जो नीचे थाने स्तर के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। जी, आईजी के निर्देशों का कुल मिलाकर सिस्टम में बैठे और अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। करते तो शायद ये घटनाओं में कंट्रोल होता। बहुत शुक्रिया सचिन जानकारी के लिए। तो आईजी साहब के आदेशों का पालन फिलहाल पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि पुलिस 8 बजे के बाद सड़कों पर होनी चाहिए, जगह जगह चेकिंग होनी चाहिए, वैसा हो नहीं रहा है। आप लोगों ने सैफ अली खान और सोनाक्षी सिन्हा की बुलेट राजा फिल्म तो देखी होगी। सैफ अली खान द सुपर हीरो फिल्म का सबसे फेम सॉन्ग तमंचे पे डिस्को, ये भी सुनाई होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में फिल्मी गाने पर रियल तमंचे पे डिस्को हो रहा है। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शराब के नशे में धुत एक युवक हाथ में देसी तमंचा लिए डांस कर रहा है। इतना ही नहीं, युवक ने नशे में हवाई फायर भी किए हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो आगरा के इरादतन नगर का सामने आया है, थाना क्षेत्र इरादतन नगर, जहां जन्मदिन पार्टी में एक युवक रिवॉल्वर लहराते हुए नाच रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जानकारी में जुट गई और वीडियो के आधार पर युवकों की शिनाख्त की जा रही है। तो ना तो ये कोई फिल्म का सीन है और ना ही ये खुद सैफ अली खान है, बस गाना जरूर चल रहा है और ऐसे में तमंचा इनके हाथ में ये बताता है कि कोई खौफ नहीं है ऐसे लोगों में जो इस तरह की मंशा रखते हैं। और हवाई फायरिंग भी की है, जो कि गलत है, लेकिन उनका बर्थडे था तो साहब ने हवाई फायर भी कर दिया। रोकने वाला कोई नहीं है। तो कैसे उत्तर प्रदेश में
क्राइम ना बढ़े, जब ऐसे लोगों के हाथ में तमंचा आ जाए। राजू, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमंचे पर डिस्को हो रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही है। तमंचा कैसे आ जाता है इन लोगों के पास? हवाई फायर कर देते हैं, ऐसे में कोई घटना हो जाती, किसी को बुलेट लग जाती तो फिर क्या होता? राजू, बिल्कुल पारुल, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात की पहले ही सवाल में। मैं अगर बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार कितना भी कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार दावे कर ले, लेकिन यूपी की कानून व्यवस्था सुधरने और सुधारने वाले पुलिस अधिकारी है, पुलिस कर्मचारी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वीडियो तमंचे पर जिसको जन्मदिन की पार्टी में बयान कर रहा है, अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ढूंढा ढांडी तो कर रही है पुलिस, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मामला है आगरा के थाना इरादा नगर क्षेत्र के गांव का, जो जन्मदिन पार्टी में एक युवक का रिवाल्वर लहराते हुए नाचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हुआ था, जमकर वायरल हुआ। और इतना ही नहीं, देखिए पारोल, देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की योगी सरकार और योगी की पुलिस जो दावा करती है, वो कहीं ना कहीं फेलियर साबित दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए वीडियो, जिस तरीके से, और उसके बाद में फायरिंग भी की जाती है। अगर वो बुलेट किसी के लग भी जाता तो तमंचे पे डिस्को तो था ही, पर मैं तमंचे पे किसको भी हो जाता वहाँ चालू। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से जन्मदिन पार्टी को मना रहे हैं, अच्छी बात है। जन्मदिन पार्टी में एक तरफ सरकार कहती है कोई हर्ष फायरिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। कोरोना का समय है, ये पार्टियां हो कहा रही है, ये भी अपने आप में एक क्राइम है। राजू, यहाँ पर भी ध्यान देना होगा सरकार को। लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग न जाने कौन सा चश्मा पहने हैं, न जाने कौन सी पट्टी बांधे हैं, ना उन्हें सुनाई देता है, ना वो कुछ बोलते हैं। तो ऐसी जगहों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो तमंचा लहराता हुआ ये युवक दिखाई दे रहा है, वो अभी तक सिस्टम में बैठे पुलिस अधिकारियों की गिरफ्त में क्यों नहीं है, ये बताता है कि कितनी लचर है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए। तो तमंचे पर डिस्को करता ये युवक जो दिखाई दिया आपको, उत्तर प्रदेश की ये घटना राधातन नगर थाना क्षेत्र की, जो बताता है कि तमंचा भी है लेकिन सिस्टम नहीं है, पुलिस प्रशासन नहीं है, मौन है, पार्टियां भी चल रही हैं, लेकिन जो तमंचा दिखाई दे रहा है वो बताता है कि बेखौफ है इस तरह के मंशा रखने वाले लोग जो आपराधिक तत्व कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन 2000 के करीब नए मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में 1715 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, इनमें से इंदौर में 469, भोपाल में 219, जबलपुर में 132 मरीज मिले हैं, ग्वालियर में 65, सागर में 40 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अभी तक 1,22,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। लेकिन जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं उनमें से अधिकतर प्लाज्मा डोनेट करने में रुचि नहीं ले रहे। आलम यह है कि बीते 5 महीने में कोरोना से स्वस्थ हुए 250 मरीजों ने ही प्लाज्मा डोनेट करने हमीदिया ब्लड बैंक में कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराया। इसमें से महज 185 के ब्लड में कोविड एंटीबॉडी मिली है, जिनमें से केवल 105 ने प्लाज्मा दान किया है, जबकि 80 कोविड एंटीबॉडी वाले स्वस्थ मरीज ब्लड बैंक में दोबारा कोरोना का संक्रमण होने का खतरा बताकर प्लाज्मा डोनेट करने नहीं जा रहे। जबकि कोरोना के खात्मे के लिए प्लाज्मा एक कारगर हथियार साबित हो रहा है। बावजूद इसके कोरोना से जंग जीत चुके लोग प्लाज्मा डोनेट करने से डर रहे हैं। और संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, कोरोना का काल, लोग ठीक तो हो रहे हैं और ठीक होके जा रहे हैं, लेकिन दूसरों के ठीक होने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए प्लाज्मा डोनेट करना एक कारगर उपाय, लेकिन प्लाज्मा भी लोग डोनेट नहीं कर रहे हैं। खतरा कि दोबारा ना कोरोना हो जाए। बिल्कुल मैम, बताना चाहूंगा राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर काफी लोग 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंस की भी बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो प्लाज्मा डोनेट से 105 लोगों ने अभी तक प्लाज्मा डोनेट किया है। बताया जा रहा है कि काफी जो कोरोना से लोग ठीक होते हैं उनका प्लाज्मा डोनेट करने से काफी लोग इससे ठीक भी हो, लेकिन अभी तक भोपाल में 105 लोगों ने डोनेट किया है। लेकिन अब लोग इससे डर रहे हैं ताकि दोबारा कोरोना नहीं होगा। एसडीएम लेवल पर और प्रशासन लेवल पर लगातार इसका पुलिस जो है लोगों को जागरूक भी कर रही है और लोगों को बता रही है कि लोग आप प्लाज्मा डोनेट जो करेंगे उससे काफी लोगों को फायदा होगा। लेकिन उसके बाद भी लोगों में डर बना हुआ है और जो कोरोना के जो मरीज ठीक हो रहे हैं वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे हैं। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, मरीजों को ठीक करने के लिए जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो डर में हैं। और ऐसे डर के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये सोचिए कई और मरीज हैं जिन्हें ठीक होना है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।